हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम HCS क्विक रिवीजन कैप्सूल्स में फोर्थ कैप्सूल को डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का रिवीजन करेंगे। इसमें हम 30% मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए बहुत क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस जो आपके फास्ट रिवीजन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आने वाली वीडियोज़ में और पार्ट्स में कवर किया जाए। पॉइंट नंबर 1, सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है। अब ये जो अलायंस था ये किसने यूज़ किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने। देखिए, यूज्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, उनका ये जो है ब्रेन चाइल्ड नहीं था सब्सिडरी अलायंस, ये इन्होंने सिर्फ यूज़ किया था। ये गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? 1798 से 1805 तक। इसका क्या पर्पज़ था सब्सिडरी अलायंस को यूज़ करने का? ये एक इंडिया में अपना एम्पायर बनाना चाहते थे। इस सिस्टम के अंडर क्या होता था कि जो अलाइंग इंडियन स्टेट का रूलर होगा वो कंपेल कर दिया जाता था टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स, कि ब्रिटिश फोर्स जो है वो परमानेंट स्टेशन करेगी उसके राज्य में विद इन इट्स टेरिटरी, और वो एक सब्सिडी भी उसकी मेंटेनेंस के लिए पे करेगा। तो पहला इंडियन स्टेट कौन था जो इस ट्रैप में फंसा था? अवध। कब? 1765 में। तो एक ही पॉइंट में मल्टीपल पॉइंट्स आपके पास मिलते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। अब अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था कि जो अडॉप्टेड सन होगा वो अपने फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो हकदार हो सकता है, बट स्टेट का नहीं। ये ब्रिटिश पावर, जो पैरामाउंट पावर थी, वो डिसाइड करेगी कि उसको स्टेट की जो पावर है वो देनी है या नहीं देनी है। तो इस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे, इसको किसने यूज़ किया था? डलहौजी ने। अब 7 स्टेट्स थे जो अनेक्स हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? सतारा, झांसी एंड नागपुर। अब अगर बात करें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर की, तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई। कई बार क्या करता है ना, मैच द फॉलोइंग में दे देता है, एक साइड दे देगा कौन सी वॉर है या फिर कब हुई है या फिर कौन सी ट्रीटी उससे रिलेटेड थी। तो अगर बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, तो वो 1767 से 1769 में हुई, ट्रीटी ऑफ मैड्रास इसके से रिलेटेड थी। सेकंड वॉर 1779 से 1784, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड वॉर 1790 टू 92, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में, जिसमें ब्रिटिश ने मैसूर को कॉन्कर कर लिया था। अब आप 2 पर्सनैलिटीज़ का नाम बताइएगा जो एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड थी, या जो मैसूर की 2 बड़ी पर्सनैलिटीज़ कौन थी? एक मैं आपको बता देता हूँ, टीपू सुल्तान, और दूसरे का नाम आप बताइए जो एच से स्टार्ट होता है। अब अगर कुछ रिवोल्ट्स की बात करें, तो कई बार वही मैच द फॉलोइंग में क्या करता है, एक साइड रिवोल्ट दे देगा, दूसरी साइड प्लेस पूछ लेगा या फिर उसका ईयर पूछ लेगा। ईयर, प्लेस, या फिर लीडर एसोसिएटेड, या फिर पर्पज़, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर कुकीज़ रिवोल्ट की बात करें, ये 1917 से 1990 तक मणिपुर में हुई, या ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये उसके अगेंस्ट थी। अब अगर बात करें जलियांगरोंग मूवमेंट की, तो 1920s में मणिपुर में था। इसको कौन कर रहे थे? लेट जैमी कर रहे थे। ये कुछ ट्राइब्स थी, जैमी, लियांगमई एंड रोंगमई। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि जैमी, लियांगमई एंड रोंगमई ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तो उसका करेक्ट आंसर होगा जेलियांगरोंग मूवमेंट। अगला मूवमेंट नागा मूवमेंट, ये 1905 से 1931 तक मणिपुर में था। हिराका कल्ट मणिपुर में था 1930s में, लेड बाय रानी गाइडिनल्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो इसके सेंटर्स और लीडर्स को देख लेते हैं। कई बार क्या है ना, मैच द कॉलम में ये बहुत पूछा लिया जाता है। तो दिल्ली में इसके लीडर कौन थे? जनरल बख्त खान। कानपुर में नाना साहिब। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर। बिहार में कुंवर सिंह। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बागपत में शाहमल। फिर जो ब्रिटिश रेजिस्टेंस था, वो किस प्लेस पे कौन से ब्रिटिश लीडर थे जो उसको रजिस्ट कर रहे थे? दिल्ली में थे लेफ्टिनेंट विलियोग्बे, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन। कानपुर में थे सर ह्यूज विलियर, सर कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी में थे सर ह्यूज रोज। बनारस में थे कॉलोनल जेम्स निल। रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे उनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कौन थे? जो रिफॉर्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन थे? जो वापस रिवाइवल कराना चाहते थे, वापस अपने ओरिजिन पर जाना चाहते थे। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का अगर एग्जांपल दें तो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। अगर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की यहीं पे बात करें तो आर्य समाज एंड देवबंद मूवमेंट। पॉइंट नंबर 7, इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रंटल अटैक लॉन्च्ड बाय द एनलाइटेंड इंडियन रिफॉर्मर्स लेड बाय राजा राममोहन राय।
राजा राममोहन राय एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे जो उन्होंने फ्रंटल अटैक किया सती जैसी प्रथाओं पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया और पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोड कर दिया। तो जो रेगुलेशन ऑफ 1829 आया सती को बैन करने के लिए, वो पहले तो सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक्सटेंड हो गया थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी 1830 में। अब जो पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, उनके एफर्ट से जो है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, जिसने लीगलाइज कर दिया विडो की मैरिज को, और ऐसे जितने भी इश्यूज थे उस मैरिज से सबको लेजिटिमेट कर दिया। अब अगर बात करें विष्णु शास्त्री पंडित की, तो इन्होंने फाउंड की थी विडो रीमैरिज एसोसिएशन, कब, 1850s में। करसोनदास मुलजी ने स्टार्ट किया था सत्य प्रकाश गुजराती लैंग्वेज में 1852 में टू एडवोकेट विडो रीमैरिज। तो ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं अभी 3 पॉइंट्स इसमें, ये विडो या फिर विमेन से रिलेटेड है। डीके कार्वे जो थे वो वेस्टर्न इंडिया में, उन्होंने खुद ही एक विडो से शादी कर ली 1893 में, और अपनी पूरी लाइफ जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज़ पे लगा दी। अब आपसे पर्सनैलिटी पूछ सकता है, उस पर्सनैलिटीज़ ने किसको फाउंड किया, कब फाउंड किया, क्या ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ से उनका एसोसिएटेड थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको हम सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं 1872 का, इसने सिग्निफाई किया लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। अब एक पारसी रिफॉर्मर थे BM मालाबारी, इनको रिवॉर्ड किया गया था, किस लिए, क्योंकि इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 उसको एनेक्ट कराया था, जिसने फॉरबेड किया कि लड़कियों की 12 साल से छोटी उम्र की लड़कियों की शादी को उसने बैन कर दिया। अब एक शारदा एक्ट था 1930 का, उसने और ज़्यादा एज को बढ़ा दिया, शादी की जो एज बढ़ा दी उसने, लड़कों की 18 कर दी और गर्ल्स की 14। तो ये सब हो रह गया अपना विमेन या फिर कह लीजिए चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 11, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर द फर्स्ट टू सेट अप कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1819। उसके बाद बेथून स्कूल, जिसको फाउंडर कौन थे, JD बेथून, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकाटा इन 1849। ये जो इनका स्कूल था बेथून स्कूल, ये पहला फ्रूट था वो पावरफुल मूवमेंट जो वीमेन एजुकेशन के लिए चला 1840s और 1850s में। द इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाय प्रोफेसर DK कार्वे, जिनकी बात हमने अभी ऊपर करी, जिन्होंने खुद एक विडो से शादी कर ली थी। इन 1910 में सरला देवी चौधराइनी जो थी, इन्होंने कन्वीन किया फर्स्ट मीटिंग किसकी, भारत स्त्री महामंडल की, कहाँ पे, इलाहाबाद में। अब जो रामाबाई रानाडे थी, इन्होंने फाउंड किसको किया, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, किसके अंडर में, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंडर में, 1904 बॉम्बे में। पंडिता रामाबाई सरस्वती ने किसको फाउंड किया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आर्या महिला समाज, किस लिए, विमेन के कोज को सर्व करने के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, इसके फाउंडर कौन थी, मार्गरेटा कजिन्स, कब, 1927 में। अब कुछ एक्ट्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में थे उसी टाइम पे, मॉडर्न इंडिया के इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब क्या करता है, कई बार एक्ट देके उसका ईयर पूछ लेता है कि मैच करो। तो जो शारदा एक्ट हमने अभी ऊपर देखा 1929 से था, हिंदू विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, फैक्ट्री एक्ट 1947, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एक्ट 1958, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, डाउरी एक्ट 1961, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1958 में आया और फिर 1976 में आया। बस ईयर और एक्ट का नाम आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने महाड़ सत्याग्रह को लीड किया था, कब, मार्च 1927 में, किस लिए, चैलेंज कर रहे थे रिग्रेसिव कस्टम्स ऑफ हिंदूज। अंबेडकर जी ने थे, इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा को भी स्टैब्लिश किया 1924 में, क्या हाईलाइट करने के लिए, डिफिकल्टीज एंड ग्रीवेंसेस ऑफ दलित्स बिफोर द गवर्नमेंट। इसका मोटो क्या था, एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो INC 1885 में उसके फॉर्मेशन से पहले एग्जिस्टेंस में थी, 1836 में थी, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, और एक जमींदारी एसोसिएशन है जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते थे। उसके बाद 1843 में बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 में बनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी ने बनाई। उसके बाद 1875 में बनी इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष ने बनाई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये किसने बनाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई। फिर 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा। इन तीनों के फाउंडर्स को भी आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन थे इन तीनों के फाउंडर्स।
अब जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में। इसको किसने प्रिसाइड किया? वोमेश चंद्र बनर्जी ने। 1890 में जो है कादम्बरी गांगुली फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट बनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एड्रेस किया कांग्रेस के सेशन को। अब ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंडन इन 1899, जिसका एक ऑर्गन था इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने भी जो है अपनी लाइफ का काफ़ी पोर्शन और इनकम स्पेंड की लंदन में कैंपेनिंग फॉर इंडियाज केस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एनकरेज किया रिएक्शनरी एलिमेंट्स को। कैसे? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस को क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। किस लिए? जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर करने के लिए। जब 1885 में ब्रिटिशर्स ने देखा कि एक संस्था का जन्म हो गया है कांग्रेस, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा? जो इंडियंस थे उनको भड़काने की कोशिश करी, उनको कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स मिल गए तो उनको सपोर्ट किया कि वो कांग्रेस को काउंटर करें। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, या फिर वो कौन दो लीडर्स थे, कौन दो रिएक्शनरी एलिमेंट्स थे? सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। इसको पब्लिक कब किया गया? दिसंबर 1903 में। आइडिया क्या था कि 2 प्रोविंस बनाए जाएंगे बंगाल, जिसमें होगा वेस्टर्न बंगाल और बिहार उड़ीसा, एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। 1903 और 1905 के जो पीरियड था उसमें एंटी पार्टीशन जो कैंपेन रहा उसको लीडरशिप किसने दी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र रे, PC रे। इनके मेथड्स क्या थे कि पेटिशन देना गवर्नमेंट को, पब्लिक मीटिंग करना, मेमोरेंडा करना, और कुछ न्यूज़पेपर्स थे हिताब्दी, संजीवनी और बंगाली, इनकी हेल्प से पैम्फलेट और न्यूज़पेपर की तरफ से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। अब 15 अगस्त 1906 को क्या हुआ? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई। किस लिए? एक एजुकेशन का सिस्टम ऑर्गेनाइज करने के लिए, लिटरेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेसिस पे, जिसकी जो नेशनल लाइंस पे होगा और नेशनल कंट्रोल के अंडर होगा। तो आपसे डेट पूछी जा सकती है 15 अगस्त 1906। अब सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। इसमें क्या हुआ? जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सेपरेट हो गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? इसके सेपरेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट पे जो है अटैक लॉन्च किया। कैसे एक्ट से? सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ब्रिटिशर्स को बेसिकली एक मौका मिल गया कि कांग्रेस में टूट पड़ गई है, फूट हो गई है, तो अब उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया और उनको उल्टे सीधे केसेस में बांधना शुरू किया। अक्टूबर 1906 में क्या हुआ? एक मुस्लिम्स का एक एलीट ग्रुप शिमला डेपुटेशन पे मिला। कौन लीड कर रहे थे इसको? आगा खान। ये लॉर्ड मिंटो से मिले, उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और उसी का रिजल्ट था हमारा 1909 वाला एक्ट, जिसको हम मोर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। फर्स्ट इवोल्यूशनरी ग्रुप जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ 1902 में। कहाँ पे? मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में। किसके अंडर? जनानेंद्र नाथ बसु। कलकत्ता में अनुशीलन समिति फाउंड हुई प्रमोद मित्तर, जयेंद्रनाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष वगैरह के द्वारा। अनुशीलन समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1908 में प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंका। किस पे? एक सैडिस्टिक जज थे किंग्सफोर्ड, उनको एक लेके कैरेज जा रहा था उसके ऊपर। खैर उस कैरेज में वो जज नहीं थे, वो तो बच गए, बाकी 2 वीमेन उसकी चपेट में आ गई और उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस दोनों की पुलिस ने पकड़ के, एक ने खुद को गोली मार ली और दूसरे को फांसी दे दी गई। एक स्लोगन था बाघा जतिन का, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। तो आपसे स्लोगन देके पूछ सकता है ये किसका है। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामोसी पीजेंट फोर्स। किसने करा? वासुदेव बलवंत फाड़के ने। कब? क्या? 1879 में। इसका एम क्या था? टू रिड द कंट्री ऑफ ब्रिटिश बाय इंस्टिगेटिंग एन आर्म्ड रिवोल्ट बाय डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन लाइन। रामोसी पीजेंट फोर्स वासुदेव बलवंत फाड़के ने बनाया 1879 में महाराष्ट्र में। सावरकर और उनके जो ब्रदर थे उन्होंने मिलके क्या बनाया? मित्र मेला, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, और इसको 1899 में मर्ज कर दिया अभिनव भारत के साथ। 1899 में इसका फॉर्मेशन हुआ मित्र मेला का, और 1904 में उसको अभिनव भारत के साथ मर्ज कर दिया गया। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने लंदन में स्टार्ट किया। लंदन में 1905 में एक स्टार्ट किया इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसका नाम था इंडिया हाउस। ये क्या था? ये एक सेंटर था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, एक स्कॉलरशिप स्कीम थी जो रेडिकल यूथ है उसको इंडिया से लाके यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। और एक इनका जर्नल भी था, उसका नाम क्या था? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। कौन? श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। गदर पार्टी क्या थी? एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसको एक
न्यूज़पेपर द गदर के अराउंड ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था और इसकी ब्रांचेस कहाँ थी? यूएस कोस्ट ऑफ फार ईस्ट में। अब इसके लीडर्स कौन थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्लाह एंड भाई परमानंद। अब एक बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1915 में। किसके द्वारा? वीरेंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और बाकी और लोगों की तरफ से। किसकी हेल्प से? जिमरमैन प्लान की तरफ से। ये क्या था कि जर्मनी से आर्म्स ला के इंडिया में जो अपने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उनको अंजाम देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? ये कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें बताया गया कि वो कहाँ पे हुई, कौन उनके लीडर थे। जैसे 1902 में पहली रिवोल्यूशनरी ग्रुप बना मिदनापुर कलकत्ता में, अनुशीलन समिति। 1906 में युगांतर आया, एक रिवोल्यूशनरी वीकली स्टार्ट हुआ, मतलब ये आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर था। ऐसे आप देखें 1907 में एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ईस्ट बंगाल के, उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ। प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में बॉम्ब फेंका। 1908 में बर्रा डकैती हुई। फिर 1912 में एक बॉम्ब फेंका वाइसराय हार्डिंग पे। किसने? रासबिहारी बोस ने। जतिन दास और युगांतर थे जो जर्मन प्लॉट से एसोसिएटेड थे। महाराष्ट्र में ऐसी कुछ एक्टिविटी हमने अभी देखा, रामोसी पीजेंट फोर्स किसने बनाया? 1879 में वसुदेव बलवंत फाड़के ने। ऐसी कुछ तिलक के भी कुछ अटेम्प्ट रहते थे, जैसे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल, जिन्होंने आगे जाके कम्युनलिज्म को बहुत जन्म दिया। 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने जो है वो रांड को किल कर दिया था। ये रांड कौन थे? प्लेग कमिश्नर थे पूना के। फिर 1899 में मित्र मेला बनी। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत के साथ मर्ज हो गई। 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे नासिक के जैक्सन, उनका मर्डर हो गया। ऐसी पंजाब में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर राजा, भाई परमानंद, लालचंद, सूफी, अंबा प्रसाद। अब होम रूल लीग की अगर बात करें तो इंडिया में 2 होम रूल लीग्स थे। किसके द्वारा? एक तो एनी बेसेंट के द्वारा और एक तिलक के द्वारा। अब इनका एरिया दोनों का डिफरेंट था, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एरिया दोनों का क्या क्या था, कहाँ कहाँ पे दोनों ऑपरेट करते थे। जो एनी बेसेंट थी वो कैंपेनिंग करती थी अपने 2 न्यूज़पेपर से, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील। अब आज के लास्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। द लखनऊ सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके ऊपर प्रिसाइड किसने किया था? एक मॉडरेट थे अंबिका चरण मजूमदार। उन्होंने क्या किया? एक्सट्रीमिस्ट फाइनली जो है लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में एडमिट हो गए थे वापस से दोबारा कांग्रेस में। और एक लखनऊ पैक्ट भी है। इससे क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि उन दोनों की साठगांठ हो गई थी कि अब जो हम जो दोनों मिलके एक जॉइंट डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट और दोनों ही एक जॉइंट फाइट करेंगे। कांग्रेस ने कुछ कंडीशंस भी मानी थी इसमें मुस्लिम लीग की, क्योंकि उनको दिखने लगा था कि अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल से ले सकते हैं। बाकी और हमारे HCS के लिए कोर्सेज जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और एक PYQ सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन, इसकी डिटेल्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले कैप्सूल में, कैप्सूल 5th। तब तक पढ़ते रहिए।